हेलो फ्रेंड, जैसे कि आप सब जानते हैं कि यूपी ट्रिपल एस सी पेट का जो एग्जाम है अगले महीने लगा हुआ है। और कोई भी एग्जाम हो उसके प्रीवियस ईयर के जो क्वेश्चन पेपर होते हैं उसका रोल बहुत बड़ा हो जाता है, क्योंकि ऐसे क्वेश्चन को हम जब सॉल्व करते हैं पिछले साल वाले, तो उससे हमें ये पता लग जाता है कि किस टाइप की जो क्वेश्चंस हैं वो पूछे जाएंगे और एक आइडिया लग जाता है कि किस किस टॉपिक से जो क्वेश्चंस हैं वो पूछे जाएंगे। तो इसी के साथ हाजिर हैं आज हम 16 अक्टूबर 2022 का फर्स्ट शिफ्ट का क्वेश्चन पेपर लेकर के। ये उसका रियल क्वेश्चन है, आप मैच भी कर सकते हैं वहां से। तो ऐसे क्वेश्चंस जब हम सॉल्व करेंगे तो कई बार क्या होता है कि क्वेश्चन का रिपीटेशन भी हो जाता है। जब क्वेश्चन रिपीट हो जाता है तो अगर एक बार आपने सॉल्व किया होगा या कहीं देखा होगा उसका आंसर, तो आप आसानी से कर ले जाएंगे। तो उम्मीद है ये वीडियो आज की आपको पसंद आएगी और शुरुआत करते हैं इस उम्मीद के साथ। तो फ्रेंड्स, अगर आप चैनल पर नए हैं तो आपसे रिक्वेस्ट है चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें और बेल आइकन दबाना बिल्कुल भी मत भूलें। तो उम्मीद है आपने सब्सक्राइब कर लिया होगा। आइए शुरुआत करते हैं आज की इस वीडियो की। तो फ्रेंड्स देखो, आज का हमारा जो क्वेश्चन लिखा हुआ है, निम्नलिखित में से किस अधिनियम ने बैंकों को राष्ट्रीयकरण के लिए शर्तें आधारित की। यानी कि बैंकों का राष्ट्रीयकरण जो है वो होना चाहिए, उसकी शर्तें आधारित करी थी किस रूल के तहत। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर हो जाएगा हमारा ए, बैंकिंग कंपनियां उपक्रमों का अधिग्रहण और हस्तांतरण आता है अधिनियम नंबर 1970 के तहत। ठीक है, यानी कि बैंकों का जो राष्ट्रीयकरण होता है वो अधिनियम 1970 के तहत होता है। बैंकिंग कंपनियां, ठीक है, मतलब उपग्रहों का अधिग्रहण। अगला क्वेश्चन देखते हैं आज का हमारा जो सेकंड क्वेश्चन है, यहाँ पर बोला गया है। अगला क्वेश्चन है आज का सेकंड, 1991 में नई आर्थिक नीति यानी कि एनईपी के तहत उदाहरण और निजीकरण की पहल का प्राथमिक परिणाम निम्नलिखित में क्या कौन सा था। मतलब जो 1991 में नई आर्थिक नीति बनाई गई थी तो उसका प्राथमिक परिणाम यानी कि पहला जो रिजल्ट था वो क्या था। तो यहाँ पर ऑप्शन हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर सी, यानी कि वैश्वीकरण, यानी कि ग्लोबलाइजेशन। अगला क्वेश्चन है आज का हमारा, निम्नलिखित में से किसे भारत में हरित क्रांति के जनक के रूप में जाना जाता है। ये क्वेश्चन कई बार पूछा गया है। तो इसका ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, आप सब जानते होंगे, एम एस स्वामीनाथन। ठीक है, ये हो जाएगा हरित क्रांति के जनक हैं। ये क्वेश्चन बहुत बार रिपीट हुआ है। अगला क्वेश्चन देखते हैं आज का हमारा 4 नंबर है। इसमें बोला जा रहा है भारतीय संविधान के डीपीएसपी राजनीति के निदेशक सिद्धांत निम्न में से किस संविधान से प्रेरित थे। यानी कि भारतीय संविधान के जो डीपीएसपी हैं यानी कि राजनीति के निदेशक सिद्धांत किस संविधान से प्रेरित है। तो यहाँ पर इसका ऑप्शन जो है वो हो जाएगा यहाँ पर, तो ऑप्शन नंबर हो जाएगा हमारा सी, यानी कि आयरलैंड। अगला क्वेश्चन है आज का हमारा 5वां नंबर, और इसमें बोला जा रहा है भारतीय संविधान के अनुच्छेद 19 में कौन सा अधिकार शामिल है। मतलब अनुच्छेद जो 19 है, तो आपको यहाँ से ये आइडिया लगा लेना है कि अगर ये अनुच्छेद 19 पूछा गया है तो अनुच्छेद 21 भी पूछा जा सकता है, 17 भी पूछा जा सकता है। तो मतलब एक बार आपको अनुच्छेद जो टॉपिक है वो जरूर रिवाइज कर लेना है। तो इसका ऑप्शन हो जाएगा यहाँ पर ऑप्शन नंबर बी, वाक और अभिव्यक्ति स्वतंत्र अधिकार, यानी कि स्वतंत्रता का जो अधिकार है, बोलने की जो आजादी है, वो इसी अनुच्छेद में दी गई है, यानी कि अनुच्छेद नंबर 19 में। अगला क्वेश्चन है आज का हमारा 6 नंबर, और इसमें बोला जा रहा है संसदीय प्रणाली में कार्यपालिका किसके प्रति उत्तरदायी होती है। तो जो कार्यपालिका है वो किसके प्रति उत्तरदायी है। तो इसका ऑप्शन हो जाएगा यहाँ पर ए, यानी कि विधानमंडल। तो विधानमंडल के प्रति उत्तरदायी होती है कार्यपालिका, ये भी आपको याद रख लेना है। अगला क्वेश्चन है आज का हमारा 7 नंबर, और 7 नंबर क्वेश्चन पे बोला जा रहा है यहाँ पर निम्नलिखित में से कौन सी भारतीय संविधान की मुख्य विशेषता नहीं है। यानी कि भारतीय संविधान जो है उसकी कौन सी विशेषता नहीं है। लिखित और विस्तृत संविधान, द्विस्तरीय सरकार, एकल नागरिकता, सार्वभौमिक वैश्विक मताधिकार, इनमें से कौन सा है ये बताना है। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, द्विस्तरीय सरकार, यानी कि द्विस्तरीय सरकार हमारे यहाँ नहीं है, ये रिश्ता नहीं है। अगला क्वेश्चन है आज का हमारा, एक हॉर्स पावर लगभग कितने वाट के बराबर होता है, ये पूछा गया है। इसको आप स्टार लगाकर लिख लो क्योंकि हर बार ये पूछा गया है। तो इसका जो ऑप्शन है वो आपको कमेंट सेक्शन में बताना है और उम्मीद है आप बताएंगे। अब देखते हैं किसका आंसर सही आता है, और जिसका आंसर सही आएगा उसका आंसर हम पिन कर देंगे वहां पर कमेंट सेक्शन में। तो अगला क्वेश्चन देखते हैं आज का हमारा 9वां नंबर है। इसमें बोला जा रहा है निम्नलिखित में से कौन सी एक रासायनिक अभिक्रिया नहीं है, यानी कि केमिकल रिएक्शन नहीं है, कौन सा है इसमें से। कोयले का जलना, भोजन का पाचन, या कागज का जलना, यानी कि पानी का भाप में रूपांतरण, ये कौन सा है। तो इसका ऑप्शन हो जाएगा यहाँ पर
कि रासायनिक अभिक्रिया नहीं है, तो यहाँ पर रासायनिक अभिक्रिया जो है वो ये नहीं है, कौन सा, पानी का भाप में रूपांतरण, इसमें कोई भी रिएक्शन नहीं होता है। कागज का जलना है, इसमें भी रिएक्शन है। भोजन का पाचन है, वो भी है। कागज का जलना यानी कि कोयले के जलना, ये भी है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, आज का हमारा 10 नंबर, और इसमें बोला जा रहा है पायरिया निम्न में से किसका रोग है। तो पायरिया का मतलब है कौन से अंग को प्रभावित करता है, तो ये करता है मसूड़ों को। आप जानते हैं कि ये दांतों में होता है, मसूड़ों में होता है, इसकी वजह से खून आने लगता है, ब्लड आने लगता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है आज का हमारा 11 नंबर, और इसमें बोला जा रहा है फ्लोएम एक ऊतक है जो निम्नलिखित में से किसमें पाया जाता है। यानी कि आपको याद होगा फ्लोएम होता है, एक होता है जाइलम। ठीक है, फ्लोएम और जाइलम जो ऊतक होते हैं ये किसमें पाए जाते हैं, तो ये पाए जाते हैं यहाँ पर पौधों में। जाइलम का काम क्या होता है कि जड़ों से लेकर के जो खनिज पदार्थ है उसको पत्तियों तक पहुंचाता है ताकि भोजन बन सके, और फ्लोएम का काम है कि बने हुए भोजन को पूरे जो पार्ट है उसका, पेड़ का, उसमें सप्लाई कर सके। ठीक है, फ्लोएम। अगला क्वेश्चन देखते हैं, आज का है हमारा 12 नंबर, और इसमें बोला जा रहा है भारत की पंचायती राज व्यवस्था में कितने प्रकार होते हैं। तो यहाँ पर प्रकार होते हैं, 3 प्रकार होते हैं। तो 3 प्रकार की भारतीय राज व्यवस्था होती है। अगला क्वेश्चन है फ्रेंड्स आज का हमारा 13 नंबर, और इसमें देखो कुछ मैथ के क्वेश्चंस दिए गए हैं यहाँ पर। निम्नलिखित में से कौन सा भिन्न सबसे बड़ा है, ये बताना है कि कौन सा भिन्न सबसे बड़ा है। तो इसका जो ऑप्शन है करेक्ट वाला, ये ऑप्शन हो जाएगा बी, यानी कि 7/8। इसको आप सॉल्व करेंगे और फिर देखेंगे कि कौन सा भिन्न सबसे बड़ा है। ठीक है, ये आप कर सकते हैं, इसको सॉल्व कर सकते हैं, या तो पहले आप अंश बराबर कर लीजिए या फिर हर बराबर कर लीजिए, इसके बाद सॉल्व कर लीजिए। और नहीं आ रहा है तो कमेंट सेक्शन बताइए, हम इसका आंसर बताएंगे। तो आंसर तो बता ही दिया, इसका सोल्यूशन बताएंगे। अगला क्वेश्चन है आज का 14 नंबर, और इसमें बोला जा रहा है 6.73। कुल मिलाकर ये मान लो कि ये कह रहा है इसकी वैल्यू ए है, मतलब ये ए मान लो, और इसको मान लो बी। ठीक है, यहाँ पर मैं कर देता हूँ इसको बी, और ये वाला है ए। तो ए और बी की वैल्यू दे के रखी यहाँ पर। ठीक है, और इसके बाद क्या है, और यहाँ पर जो आप देख रहे हो कि 4 कटा जैसा है बटा, वो कुछ नहीं है, वो गलत है। 4.38 ही इसको आप पढ़ेंगे। ठीक है, तो ए क्यूब माइनस बी क्यूब बन रहा है, और नीचे वाला बन रहा है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस ए बी बन रहा है। ठीक, कहीं पर लिखा हुआ है ए क्यूब माइनस बी क्यूब। ठीक है, तो इसको हम क्या लिख सकते हैं, और नीचे वाला क्या है, ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर। तो इसको हम लिख सकते हैं ए माइनस बी। ठीक है, बाकी क्या होगा, इक्वल करके कर दो। ये बाकी क्या होगा, बाकी वाला दूसरे ब्रैकेट में यही पूरा आ जाएगा, तो जो ये सेम होगा बटे में ये वाला सेम होगा, तो ये और ये कट जाएंगे नीचे वाले, तो बचेगा क्या, ए माइनस बी बचेगा। ठीक है, तो ए माइनस बी बचेगा, तो ए माइनस बी का मतलब है 6.73, और इसे सब्ट्रैक्ट कर दो 4.38। ठीक है, तो आप मान लो कि 13 में 8 गए तो कितना बचेगा, 8 5 13, तो 5 हो जाएगा। यहाँ पर 6 में से 3 गया तो 3, और यहाँ पर देखो 6 में से 4 गया तो 2। ठीक है, 2.35 तो है कहीं पर, तो ऑप्शन नंबर हमारा हो जाएगा ए, यानी कि 2.35। अगला क्वेश्चन है आज का हमारा 15वां नंबर, और बोला जा रहा है 19 का कितना प्रतिशत 7.6 है। तो कितना प्रतिशत मतलब बोला जाता है 19 का, तो हम मान लिया हमने कि x%। ठीक है, तो x और परसेंट का मतलब होता है नीचे 100, और का मतलब है कि गुणा और 19 का। ठीक है, और इक्वल में कर दो कितना, 7.6। इसको आप सॉल्व कर लेना, जो आएगा यही हमारा आंसर हो जाएगा। ठीक है, और नहीं आ रहा तो डायरेक्टली ऐसे कर लो, देखो ये यहाँ जाएगा गुणा तो हो जाएगा 760। क्यों हो जाएगा, क्योंकि एक 0 पॉइंट से कट जाएगा, नीचे आएगा 19, तो 19 चौक 76 हो जाएगा, तो x बराबर आ जाएगा वहां पर 40। तो 40 कहीं है ऑप्शन में, या ऑप्शन नंबर ए हमारा सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं आज का 16वां नंबर, और 16वां नंबर क्वेश्चन पे यहाँ पर बोला जा रहा है 60 से 80 के बीच, यानी कि 60 से 80 के बीच की सभी अभाज्य संख्याएं। तो अभाज्य संख्याएं क्या होती हैं, अभाज्य संख्याएं जो किसी और संख्या से नहीं कटती हैं। तो देखो कंफ्यूज नहीं होना, विषम संख्या अलग होती है। विषम संख्या का मतलब है, जैसे मान लो यहाँ पर मैं कह देता हूँ 3, 9 कह देता हूँ, तो 9 3 से विभाजित है, तो यहाँ पर ये अभाज्य संख्या है, क्योंकि 2 से विभाजित नहीं है। और अभाज्य का मतलब होता है कि किसी और से न विभाज्य, जैसे मान लो 7, तो 7 से ही कटेगा, किसी और से नहीं कटेगा। जैसे 11, तो 11 से ही कटेगा, किसी और से नहीं कटेगा।
वो होता है अभाज्य संख्या। तो 60 से 80 के बीच में जो अभाज्य संख्या है उनका औसत निकाल देना, तो सबको ऐड कर देना और जितने नंबर है उसे डिवाइड कर देना, आंसर आ जाएगा। ठीक है, फिलहाल मैं इसका आंसर जो है मैं आपको बता देता हूँ। इसका आंसर हो जाएगा यहाँ पर ए नंबर 70.2। आप लगाएंगे इसको और फिर बताएंगे। अगला क्वेश्चन है ये वाला, देखो तो इसमें क्या है कि पॉइंट देखकर कंफ्यूज नहीं होना आपको। देखो पॉइंट के बाद 4 डिजिट हैं तो आप समझ लो नीचे एक आएगा कितना, एक बनाकर 4 जीरो। ठीक है, तो 4 जीरो का मतलब 100 आएगा, नीचे बाहर आएगा जब हटके, इसमें भी 100 आएगा। बाकी आप सॉल्व कर लेना। ये 12 544 ये किसी का वर्ग होता होगा, ये इसका होता होगा। फिलहाल मैं इसका जो आंसर है वो आपको बता देता हूँ। तो इसका आंसर हो जाएगा यहाँ पर 2.35। इसको आप सॉल्व कर लेना। ठीक है, कैलकुलेशन बड़ा है इसलिए नहीं बता रहे हैं। अगला क्वेश्चन है यहाँ पर निम्नलिखित में से कौन सा एसिड कार बैटरी में प्रयोग किया जाता है। तो ये भी कई बार क्वेश्चन पूछ लिया जाता है। ठीक है, तो यहाँ पर इसका ऑप्शन हो जाएगा डी नंबर, सल्फ्यूरिक एसिड होता है। ठीक है, ये आपको याद रखना है। अगला क्वेश्चन है आज का श्वेत और श्वेत का अर्थ क्या है। तो देखो एक है श्वेत, एक है श्वेत। तो श्वेत का मतलब क्या होता है यहाँ पर, श्वेत मतलब होता है सफेद और श्वेत मतलब होता है क्या, पसीना। ठीक है, तो दोनों क्या हो जाएंगे, ये ऑप्शन नंबर हमारा इसका हो जाएगा जो सी है। सफेद मतलब श्वेत और श्वेत मतलब पसीना, तो ऑप्शन नंबर सी हमारा करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है आज का 20 नंबर, खाक में मिलना। तो खाक में मिलना मुहावरे का अर्थ क्या है, ये आप आसानी से बता लेंगे और उम्मीद है बताएंगे आप। तो कमेंट सेक्शन में इसको भी आपको कमेंट करके जरूर बताना है। ठीक है, देखते हैं किसका आंसर सही आ पाता है। अगला क्वेश्चन, आज के क्वेश्चन जो 20 हैं वहीं तक हम रखते हैं 20 क्वेश्चन। और अगर वीडियो आपको पसंद आई है और आप चाहते हैं कि इसका अगला पार्ट भी आए और नए टॉपिक जो मैथ रह गया, रीजनिंग रह गया, उसके भी जो पार्ट हैं बचे हुए वो आए, तो आप कमेंट सेक्शन में बताइए और अगला पार्ट हम जरूर लेकर के आएंगे। और हाँ, इसके पहले पार्ट 1 हमने करा दिया है, ये पार्ट 2 है। अगर पार्ट 1 नहीं देखा है तो लिंक डिस्क्रिप्शन में है, आप वहाँ से चेक कर सकते हैं और उसको देख सकते हैं। तो फ्रेंड्स, अगर वीडियो पसंद आई हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। उम्मीद है आपने सब्सक्राइब कर लिया होगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टेक केयर, बाय बाय।